हेलो, वेलकम बैक। सीरीज और पैरेलल सर्किट देखा था हमने लास्ट टाइम, राइट। सीरीज पैरेलल ढंग से आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। ये दो पॉइंट्स तो एकदम परफेक्टली दिमाग में रहने चाहिए, वैसे चारों के चार, राइट, बट ये दो पॉइंट्स हमेशा दिमाग में रहने चाहिए। आगे के जो टॉपिक्स है उसके लिए ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन समझना बहुत जरूरी है। तो पैरेलल में करंट अलग अलग होता है, सीरीज में पोटेंशियल अलग अलग होता है, इतना याद रख लो। पैरेलल में करंट अलग अलग होता है और सीरीज में पोटेंशियल अलग अलग होता है। फिर आगे धीरे धीरे लर्न हो जाएगा वो। नेक्स्ट पार्ट आता है स्टेट दी ओम्स लॉ, राइट। क्या कहता है ओम्स लॉ? ओम्स लॉ एक इक्वेशन है जो पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और रेजिस्टेंस को कनेक्ट करता है, राइट। तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है? ओम्स लॉ का स्टेटमेंट कुछ ऐसा कहता है कि all physical conditions like temperature, pressure remaining constant, potential dropped across resistor is directly proportional to करंट। ये ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है। इसको मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिखे तो कि पोटेंशियल ड्रॉप्ड अक्रॉस द एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। प्रोपोर्शनैलिटी की साइन रिमूव करेंगे तो कांस्टेंट यहाँ पे जो अपीयर होता है वो कांस्टेंट है आर, विच इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस ऑफ दैट रेजिस्टर, राइट। लॉ को समझते हैं। ऑल फिजिकल कंडीशंस रिमेनिंग कांस्टेंट। फिजिकल कंडीशंस में आ गया टेम्परेचर, प्रेशर, खास करके ये चेंज नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने पे रेजिस्टेंस चेंज होता ही होता है, चाहे कंडक्टर ले लो, सेमीकंडक्टर ले लो या इंसुलेटर ले लो। तो टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए, राइट। अगर ये सब चीजें सेम टू सेम रहती है, चेंज नहीं होती है, तो जो भी पोटेंशियल ड्रॉप हुआ रहेगा रेजिस्टर के अक्रॉस, राइट, लेट्स से इस रेजिस्टर में करंट आई आ रहा है और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। पोटेंशियल ड्रॉप इज लाइक ए फूड, और रेजिस्टर को तुम इंसान जैसा ले सकते हो, राइट। सो जो भी यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, दैट पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। करंट ज्यादा होगा, पोटेंशियल ड्रॉप भी ज्यादा होगा। ओम्स लॉ को ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि लिख नहीं सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं एक्चुअली पे, कि V अपॉन I इज इक्वल्स टू R, राइट। तो इसको वेरीफाई करने के लिए लेट से हम ऐसा ले लेते हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू 3 ओम्स है। रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर 3 ओम्स है तो इस हिसाब से ये जो रेजिस्टर है ना, इसकी वैल्यू 3 ओम्स है। अब अलग अलग पोटेंशियल में यहां पर अप्लाई करूंगा, राइट, अलग अलग पोटेंशियल अप्लाई करूंगा तो करंट कितना होगा। लेट्स से अगर मैं 3 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई करता हूं, राइट, तो करंट होगा 1 एम्पियर। सो 3/1 अगेन 3 ओम्स, 3/1 3 ओम्स, राइट। अगर पोटेंशियल 6 वोल्ट का अप्लाई करता हूं तो करंट होगा 2 एम्पियर। फॉर श्योर, एक्सपेरिमेंटली ये वेरीफाइड है। मतलब इस सर्किट को अगर तुम ऐसे कर देते हो कन्वर्ट, राइट, सो ये बैटरी है वोल्ट वी की, तो जितना भी इसका पोटेंशियल है सारा इस रेजिस्टर के अक्रॉस ही ड्रॉप होगा, क्योंकि एक ही बैटरी है, एक ही रेजिस्टर है ना। मतलब एक ही किचन है, एक ही जन खाने वाला है, तो जितना भी खाना बनाएगा वो एक के हिस्से में ही जाएगा। तो बैटरी ए सोर्स ऑफ ईएमएफ, ए सोर्स ऑफ फूड,
एक ही रजिस्टर है, दो होते तो फिर वो केस अलग हो जाता, दो वालों के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। बट ये ओम्स लॉ को हम समझते हैं कि भी अगर पोटेंशियल 3 वोल्ट अप्लाई किया है तो करंट कंपलसरी 1 एम्पियर होगा। अगर पोटेंशियल यहाँ पे 6 वोल्ट का कर दो तो करंट हो जाएगा 2 एम्पियर। कन्वर्सली अगर 9 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई करते हो तो करंट हो जाएगा 3 एम्पियर। वंस अगेन 9/3 इक्वल टू आर। सो ओम्स लॉ यही कहता है कि फिजिकल कंडीशंस अगर सेम टू सेम है ना तो V और I का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये तो बदलने वाला नहीं है। रेजिस्टेंस जो 3 ओम का था वो तो बदलेगा नहीं, वो तभी बदलेगा या उसकी वैल्यू थोड़ी अप एंड डाउन होगी अगर टेम्परेचर हमने चेंज किया तो। ओम्स लॉ के हिसाब से रेजिस्टर वो का वही है, अगर तुम पोटेंशियल चेंज करते हो तो करंट भी चेंज होगा। और कैसे चेंज होगा? इस हिसाब से पोटेंशियल के हिसाब से करंट अपने आप को वैसे एडजस्ट करेगा कि उनका रेशियो सेम टू सेम रहे। तो यहाँ पे देखो 3 वोल्ट अप्लाई किया तो 1 एम्पियर, रेशियो रहा 3। 6 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई किया तो करंट फ्लो हुआ 2 एम्पियर्स, अल्टीमेटली रेशियो रहा 3। यहाँ पे भी रेशियो रहा 3। सो ओम्स लॉ ये कहता है कि द रेशियो ऑफ पोटेंशियल इज टू करंट रिमेन्स सेम। वो ऐसे भी लिख सकते हैं कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, और ये एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन है कि भाई ये रेशियो सेम टू सेम ही रहेगा। अलग अलग वैल्यूज तुम पोटेंशियल की अप्लाई करो कि पहले 3 वोल्ट ली, फिर 6 वोल्ट ली, फिर 9 वोल्ट ली, और फिर करंट को तुम मेजर करो तो करंट तुमको मिलेगा 1 एम्पियर, फिर मिलेगा 2 एम्पियर, फिर मिलेगा 3 एम्पियर एंड सो ऑन। सो ओम्स लॉ इन सिंपल वर्ड्स ये V, I और R के बीच में रिलेशन देता है। इस चैप्टर की मेन पंच लाइन है। इक्वेशन को याद रखो, इसको यूज करना, राइट, इसको यूज करते सीखना, वही मेन पार्ट है इस चैप्टर का। हायर क्लासेस में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो टॉपिक्स है सारे टॉपिक्स में ये ओम्स लॉ यूज होगा। ओमिक एंड नॉन ओमिक मटेरियल्स या सब्सटेंसेस एंड देयर VI ग्राफ। सो सिंपल वर्ड्स में ओमिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? ओमिक सब्सटेंसेस ओबे ओम्स लॉ। जो भी ओम्स लॉ को ओबे करते हैं वो ओमिक रेजिस्टेंसेस या ओमिक सब्सटेंसेस कह दो या ओमिक मटेरियल कह दो, राइट। VI ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, ये एक और पॉइंट है। और दूसरा नॉन ओमिक के बारे में, नॉन ओमिक सब्सटेंसेस मटेरियल, तो ये होते हैं डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। ये लोग ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, मतलब कि V इज इक्वल्स टू आई आर नॉन ओमिक सब्सटेंसेस पे एप्लीकेबल नहीं है, राइट। VI ग्राफ इज ए कर्व। नॉन ओमिक के अंदर एग्जांपल्स में तुम लिख सकते हो नॉन मेटल्स, राइट, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, ये सारे नॉन ओमिक में जाते हैं। और ओमिक का एग्जांपल लिखो तो ऑल मेटल्स, मेटल्स कह दो, कंडक्टर्स कह दो, ये सारे ओम्स लॉ को बहुत ढंग से ओबे करते हैं, राइट। सो ओमिक सब्सटेंसेस ओबे ओम्स लॉ। VI ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, राइट। रेशियो ऑफ द करंट टू वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट, ये भी पॉइंट्स है, राइट। देख लेते हैं इसको। ओमिक सब्सटेंसेस विच ओबे ओम्स लॉ यानी V इज इक्वल्स टू IR, ये फॉलो करते हैं। रेशियो ऑफ करंट टू वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट, ये देखा ना, रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट रिमेन्स कांस्टेंट। करंट टू वोल्टेज कह दो या वोल्टेज टू करंट कह दो। करंट टू वोल्टेज कहोगे तो जो हमने किया वो रिवर्स फॉर्मेट में मिलेगा। ये करंट टू वोल्टेज कर दोगे तो 1/3 मिलेगा। निक्रोम वायर, सिल्वर, राइट। निक्रोम वायर ये एलॉय है, कंडक्टर है। सिल्वर, कॉपर, सारे मेटल्स ओमिक सब्सटेंसेस है। फिर नॉन ओमिक सब्सटेंसेस डू नॉट ओबे ओम्स लॉ, रेशियो कांस्टेंट नहीं होगा।
ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब्स ये सारे सेमीकंडक्टर के एग्जांपल्स हैं। तो मैंने जनरल लिख दिया सेमीकंडक्टर्स, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। और फिर उसके बाद में ग्राफ, राइट। सो ये वाला जो ग्राफ है ये नॉन ओमिक सब्सटेंस का ग्राफ है, ये एग्जाम में पूछते हैं। और ये ओमिक सब्सटेंस का ग्राफ है, राइट, वी आई। फिर ये V और I यहां पर गलत दिए हुए हैं। V ऊपर जाएगा, यहां पर V आएगा, यहां पर करंट आएगा, यहां पर V आएगा, यहां पर करंट आएगा। यहां पर भी इसको चेंज ही कर लो, द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट, वोल्टेज टू करंट, राइट। तो दो हिस्से हैं यहाँ पर, ओमिक नॉन ओमिक क्या होता है, वी आई ग्राफ क्या होता है। इसके बेस पे एक और ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। क्या है वो क्वेश्चन, व्हाट डज वी आई ग्राफ सिग्निफाई, या ऐसा भी कह दो कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वी आई ग्राफ, राइट। तो वी आई ग्राफ हमको क्या कंक्लूजन्स देता है, सो इट हेल्प अस टू identify the substance that is it is a conductor, semiconductor or insulator. It helps us to identify the substance that is whether it is कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। ग्राफ देख के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर कह दो, ये कंडक्टर कह दो, राइट। फिर एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है कि स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस। वी आई ग्राफ का स्लोप ढूंढोगे ना तो वो तुमको रेजिस्टेंस की वैल्यू देगा, स्लोप ढूंढते आना चाहिए, राइट। ट्रायंगल बना दो इसको ऐसे, ये परपेंडिकुलर जो होगा पोटेंशियल, ये हो गया बेस जो है करंट। सो V अपॉन आई हमको क्या देता है, V अपॉन आई हमको देता है रेजिस्टेंस। सो ये भी एक क्वेश्चन इसके बेसिस पे पूछते हैं, बहुत सारे अलग अलग ट्विस्ट पॉसिबल है। तो ये दो लाइंस याद रखो वी आई ग्राफ के बारे में, so you will be able to answer it up। इसको मैं इधर ड्रॉ कर देता हूं, एक करंट और वोल्टेज, और ये रहा ग्राफ। तो ये ग्राफ में ऐसे परपेंडिकुलर हमको देगा V, बेस देगा हमको करंट। सो स्लोप विल बी इक्वल टू V अपॉन I विच इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस। ओमिक नॉन ओमिक मटेरियल्स और उनका वीआई ग्राफ, एक्सप्रेशन फॉर द रेजिस्टर इन सीरीज कनेक्शन, फाइंडिंग द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज, राइट। सो मतलब ये एक फॉर्मेट है पूछने का, ये दूसरा फॉर्मेट है, दोनों का मतलब सेम ही है। एक्सप्रेशन फॉर द रेजिस्टर इन सीरीज कनेक्शन कह दो, या तो फाइंडिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। रेजिस्टेंस, रेजिस्टर, रेजिस्टिविटी, तीनों ही वर्ड अलग अलग है, मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बहुत क्लियर किया हुआ है। रेजिस्टर एक कंपोनेंट है, एक डिवाइस है, ये उसका सिंबल है।
राइट। रजिस्टर एक कंपोनेंट है, एक डिवाइस है, और उसकी प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस, अपोज करना करंट के फ्लो को। सो रजिस्टर डिवाइस है, वो डिवाइस कितना अपोज करेगा करंट के फ्लो को, वो हमको रेजिस्टेंस से पता चलेगा। सो ये एक डेरिवेशन ही है, इसके लिए हम कंसिडरेशन लिख देते हैं। सो कंसिडर resistors R1, R2, R3, R4 connected across potential difference of V volt. Let I be the current in सर्किट, राइट। और फिर ये सर्किट डायग्राम ड्रॉ करके बता देना है। सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ये रजिस्टर्स, बैटरी V वोल्ट की, और ये सर्किट कंप्लीट। बैटरी की वजह से इसमें करंट I फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। सो पोटेंशियल ड्रॉप्ड अक्रॉस R1, कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा अक्रॉस R1? ये हम ओम्स लॉ का एप्लीकेशन सीख रहे हैं कि कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, राइट। सो पोटेंशियल ड्रॉप्ड अक्रॉस R1 कितना होगा? यहां पर ऐसा लिखो कि अप्लाइंग ओम्स लॉ applying Ohm's law to R1 को अप्लाई करोगे तो Ohm's law क्या है? R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। सो लेट से इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है V1, और सीरीज में करंट तो सेम ही रहता है, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा, राइट। सीरीज में करंट सेम रहता है, हर रजिस्टर अपने हिसाब से खाना खाएगा। मैंने कहा कि पोटेंशियल इज लाइक ए फूड, तो और रजिस्टर को इंसान जैसा ले लो, हर रजिस्टर अपने हिसाब से खाना खाएगा। एंड करंट फ्लो इज लाइक ए वाटर फ्लो, तो पानी यहाँ से आया तो अब एक ही रास्ता है पानी के पास जाने के लिए, तो जितना पानी आया है उतना ही पानी जाएगा, चाहे धीरे धीरे जाए फटाफट जाए, पर जितना आया है, राइट, उतना ही पानी यहाँ से बाहर आएगा। यानी जितना करंट अंदर गया है उतना ही करंट बाहर आ जाएगा, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं है। So applying Ohm's law to R1, V1 upon I, same way R2 will be equal to V2 upon I, R3 will be equal to V3 upon I, and R4 will be equal to V4 upon I. So जो भी टोटल पोटेंशियल था वो हम ऐसे लिख सकते हैं कि जितना भी खाना आया वो 4 लोगों में डिवाइड हुआ, तो 4 लोगों ने जितना भी खाया उसका समेशन विल बी इक्वल टू द टोटल जितना पोटेंशियल हमने सप्लाई किया है। सीरीज में ये चीज खास ध्यान रखो कि भाई सीरीज के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप्ड अलग अलग है, मतलब कि हर पोटेंशियल ड्रॉप का समेशन टोटल सप्लाई जितना होगा, हर पोटेंशियल ड्रॉप का समेशन टोटल सप्लाई कितना है V उतना होगा। पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब यही है कि R1 ने कितना पोटेंशियल कंज्यूम कर लिया, राइट। या तो ऐसा भी कह सकते हो कि R1 ने कितना पोटेंशियल खाया। फिर इसको आगे एक्सपांड करें तो यूजिंग V इज इक्वल्स टू IR, यहां पर IR इज इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2, सब में करंट तो सेम ही रहने वाला है ना। सो V1 की जगह पे IR1, V2 की जगह पे IR2, IR3, IR4, सो IR3 प्लस IR4, I कॉमन निकाल देते हैं। सो I
R1 plus R2 plus R3 plus R4. I gets cancelled. R equal to R1 plus R2 plus R3 plus R4. Right? So और फिर यहाँ पर ऐसा एक्सप्लेनेशन लिख दो कि V1, V2, V3, V4 are the potential drop across R1, R2, R3, R4. इसको एक्चुअली मैं यहाँ पर लिख दो कि भाई V1, V2, V3, V4 are the potential dropped across R1, R2, R3, R4. लास्ट में भी लिख दो तो चलेगा, कुछ भूल गए हो तो, बट दिस इज द कंप्लीट डेरिवेशन ऑफ रजिस्टर्स कनेक्टेड इन द सीरीज. और रजिस्टर जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस हमको ऐसे मिलेगा. राइट? फिर नेक्स्ट आता है एक्सप्रेशन फॉर द रजिस्टर्स इन पैरेलल. या तो ऐसा कह दो कि फाइंडिंग द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल. ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है. सो इसमें भी सेम हम कंसीडरेशन लिखेंगे पहले कि कंसीडर रजिस्टर्स R1, R2, R3, R4 connected in parallel. राइट? तो ड्राइंग कर लेते हैं हम. सो ये हो गया R1, कैपिटल R1 हमने लिखा है तो वही लिखो. R2, R3, R4. इसको थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए. Right? Consider resistors R1, R2, R3, R4 connected in parallel. Let V be the potential applied across them. Right? और सीरीज में क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है, करंट डिवाइड होता है. सीरीज में पोटेंशियल अलग अलग होता है, यहां पर करंट अलग अलग होगा. सो लेट I1, I2, I3, I4 be the current in R1, R2, R3, R4 respectively. राइट? और पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? पोटेंशियल ड्रॉप पैरेलल में सेम ही होता है, सेम टू सेम होता है. अब यहाँ पे थोड़ा ये जो मैंने एनालॉगी कही थी कि भाई पोटेंशियल ड्रॉप को खाने की तरह समझो, तो तुमको ऐसा लगेगा कि भाई 4 रोटी थी तो चारों को 4-4 कैसे मिली. तो वो एनालॉगी थोड़ा बहुत तुमको समझने में हेल्प करेगी, मतलब पूरी तरह से अप्लाई नहीं होगी. तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखो कि खाना राउंड टेबल पे पड़ा हुआ है, सब अपने अपने हिसाब से खाएंगे. राइट? और उसको ऐसा भी कंक्लूड कर सकते हो कि सबको एक जैसा खाना मिला, जितना था वही खाना सबको मिला, ऐसा.
सो पोटेंशियल सेम टू सेम रहता है पैरेलल कनेक्शन। नाउ करंट है इधर I1 I2, करंट फ्लो तो एग्जैक्टली वाटर फ्लो के साथ कंपेयर करोगे तो वो तो बहुत ही क्लियर होगा कि भाई यहां से पानी आया, पानी को जाने के लिए चार रास्ते हैं और ये चारों चार रजिस्टर एक जैसे नहीं हैं। फिलहाल के लिए यही समझो कि चारों के चार एक जैसे नहीं है। अगर चारों के चार एक जैसे होंगे तो हम देखते हैं क्या होगा, बट अभी ये चारों के चार अलग अलग है, चारों के चार रास्ते अलग अलग है, तो पानी चारों रास्ते पे अलग अलग जाएगा, है ना। नदी बहती है तो अगर उसके पास में ऑप्शन है साइड से जाने का तो ट्रिब्यूटरीज बनती है, राइट। वो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो जाती है डिपेंडिंग अपॉन कौन सा रास्ता इजी है, वहां पर ज़्यादा पानी जाता है। जो रास्ता थोड़ा डिफिकल्ट होता है वहां पे कम पानी जाता है। सो इसके बाद में जो करंट है उसके लिए भी स्टेटमेंट लिखना है कि लेट I बी द करंट इन सर्किट। देयरफॉर I की वैल्यू मिलेगी I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, राइट। और फिर ओम्स लॉ से हम ऐसा लिख सकते हैं, राइट। ओम्स लॉ या ऐसा लिखो के अप्लाइंग ओम्स लॉ टू इंडिविजुअल रजिस्टर्स। हर अलग अलग रजिस्टर को हम ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं, तो अलग अलग रजिस्टर्स को ओम्स लॉ अप्लाई करोगे तो R1 के लिए क्या आएगा, R1 के लिए आएगा R1 विल बी इक्वल टू V बाय I1, R2 के लिए आएगा V बाय I2, R3 पे भी ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। ध्यान रखो ये चीज, मैं अलग अलग रजिस्टर पे ओम्स लॉ अप्लाई कर रहा हूं। सो देयरफॉर I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। अब इसी इक्वेशन को मैं फिर से कंटिन्यू करता हूं, तो I की जगह पे आएगा V बाय R, I1 की जगह पे आएगा V बाय R1, I2 की जगह पे आएगा V बाय R2, I3 की जगह पे आएगा V बाय R3 और I4 की जगह पे आएगा V बाय R4, राइट। और V कॉमन होके कैंसल हो जाएगा, ये आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब रजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड हो। R इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। पूरे सर्किट का मिला के जो रेजिस्टेंस है वो ये है। ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ढूंढने के लिए कहते हैं, राइट। सो बहुत कुछ इसके अंदर समझना है सीरीज और पैरेलल के एक्सप्रेशन में से। पहली चीज तो ये समझनी है कि देखो हमने ओम्स लॉ इंडिविजुअली अप्लाई किया, राइट। फिर ओम्स लॉ इंडिविजुअल रेजिस्टर को अप्लाई किया है। अब ओम्स लॉ अगर मैं पूरी सर्किट को अप्लाई करूं तो एक और सेंटेंस हमको यहां पर जोड़ना पड़ेगा। अप्लाइंग ओम्स लॉ टू इंडिविजुअल रजिस्टर्स और फिर उसके बाद में
अप्लाइंग ओम्स लॉ टू सर्किट, समझो इस पॉइंट को, V is equals to IR, let I be current, I be let I be total current in circuit, और फिर and R be total resistance of circuit, इस तरह से, राइट। डेरिवेशन ये रहा कंप्लीटली। सो ओम्स लॉ इंडिविजुअल रेजिस्टर को लगाया तो ये मिला। ओम्स लॉ जब हम पूरी सर्किट को लगाते हैं तो पूरी सर्किट का पोटेंशियल, पूरी सर्किट का करंट और पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस, अब ये तो हमको ढूंढना है, बट लॉजिक से हमको ये एक इक्वेशन मिला है। उसी इक्वेशन के अंदर जो ओम्स लॉ वाले इक्वेशन है इंडिविजुअल रेजिस्टर के, वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाता है सर्किट का, या उसको टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कह दो। इस डेरिवेशन में भी वैसा ही थोड़ा मॉडिफिकेशन चाहिए कि अप्लाइंग ओम्स लॉ टू R1 R2 R3 R4, और फिर होगा हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि अप्लाइंग ओम्स लॉ टू दिस, एंड फिर अप्लाइंग ओम्स लॉ टू कंप्लीट सर्किट, V is equals to IR, राइट। ऑलरेडी I के बारे में तो लिखा हुआ है, R is the total रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। सो देखो यहाँ पे ये चीज समझो कि ओम्स लॉ इंडिविजुअल रेजिस्टर को अप्लाई किया है, ओम्स लॉ पूरी सर्किट को अप्लाई किया है। अब इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स करोगे तब जाके ये बहुत ज्यादा क्लियर होगा, राइट। बट यहाँ पर ये चीज ध्यान रखो कि एक पार्ट हो गया ये अप्लाइंग ओम्स लॉ टू द इंडिविजुअल रेजिस्टर, अप्लाइंग ओम्स लॉ टू द कंप्लीट सर्किट, लॉजिकल हमने जो इक्वेशन बनाया सीरीज के कैरेक्टरिस्टिक्स पे से, राइट, और उसको फिर एक्सपांड किया ओम्स लॉ के हिसाब से, तो हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टर मिला। सेम वे यहां पे भी, राइट, कंसीडरेशन डायग्राम, ओम्स लॉ अप्लाई किया इंडिविजुअल रेजिस्टर को, ओम्स लॉ अप्लाई किया पूरी सर्किट को, लॉजिकल इक्वेशन, लॉजिकल इक्वेशन के अंदर ओम्स लॉ वाले सब्स्टिट्यूशन, और तब जाके हमको मिला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सो लिख लिख के इसको प्रैक्टिस करो, मे बी पूरा कंप्लीटली समझ में ना आए, बट इसके बेस पे जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये बहुत ज्यादा क्लियर होगा। मैं फिर से इस स्लाइड को रिफर करूंगा जब इसके हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तब। सो सीरीज पैरेलल के बाद में नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। चलो ये वाला हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, राइट। तब तक के लिए सीरीज पैरेलल को ढंग से रिवाइज कर लो, इक्वेशंस, ओम्स लॉ कैसे अप्लाई करते हैं, राइट, क्योंकि आगे उसके बेसिस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है। तब तक के लिए बाय बाय।